हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल माय टाइम स्पेस में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। और आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और आज के हमारे ब्लॉग का टॉपिक है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जर्मनी में मूव होने से पहले कंसीडर कर लेने चाहिए। जो भी नए व्यूअर्स हमारा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप नई कंट्री में मूव होने का प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, जैसे वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होगा, क्या मैं वहाँ अपने पेरेंट्स को बुला सकता हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को वहाँ से अच्छे से एजुकेट कर सकता हूँ, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स। तो आज हमारा टॉपिक इन्हीं चीज़ों को लेके है कि अगर आप जर्मनी में मूव कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस पॉइंट से कि क्या हम जर्मनी में अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम बुला सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। तो सैडली इसका आंसर है नो। जर्मनी में आई डोंट नो क्यों ऐसे रूल हैं या वीज़ा लॉज हैं कि आप अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, अपने पेरेंट्स को आप बेशक जर्मनी बुला सकते हो, बट या तो टूरिस्ट वीज़ा पे या फैमिली विज़िट वीज़ा पे। और इसका जो ड्यूरेशन होती है वो आपको पता ही होगा, 3 मंथ होती है। 3 मंथ से ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख सकते। अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीज़ा उनको जर्मनी से जाना पड़ेगा। बेशक वो 1 मंथ के बाद दोबारा आपको विज़िट कर सकते हैं, बट इससे ये पता चल रहा है कि आप उनको कॉन्टीन्यूसली अपने साथ नहीं रख सकते। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब किसी पेरेंट को परमानेंटली आपके साथ रहना अलो कर दिया जाता है, बट ये केसेस वैसे होते हैं जैसे कि आपका कोई सिंगल पेरेंट है और वो इकोनॉमिकली पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे केसेस बट बहुत रेयर होते हैं, तो ऐसा हम मान के नहीं चल सकते कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा कि हमें अपने पेरेंट्स को साथ में रखना अलाउ हो जाएगा। तो एक तरह से आप इसको एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि आप जर्मनी में अपने पेरेंट्स को परमानेंट नहीं बुला सकते। और बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने पेरेंट्स को साथ रखना। तो क्या करें, अब जर्मनी में इस तरह के रूल्स हैं, वीज़ा को लेके हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं दिमाग में जब आप नई जगह मूव करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मनी। तो अगर पैसा अच्छा हो तभी हम मोटिवेट होते हैं नई जगह पे मूव करने का। तो जर्मनी में सैलरी और टैक्सेस की बात करें तो यहाँ सैलरीज नो डाउट बुरी नहीं है, एवरेज सैलरीज काफ़ी हाई हैं, बट यहाँ टैक्सेस भी उतने ही हाई हैं। तो जर्मनी आपने सुना भी होगा कि काफ़ी हाई टैक्स कंट्रीज़ में से एक है। तो यहाँ अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें नॉन मैरिड, तो उसको अराउंड 40% जो उसकी सैलरी का पार्ट है वो टैक्सेस में चला जाता है। और अगर मैरिड पर्सन की बात करें विद अ नॉन अर्निंग स्पाउस, तो अराउंड 33-34% जो सैलरी का पार्ट है वो टैक्स में जाता है। तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यहाँ टैक्सेस कितने हाई हैं। तो अगर आपको जर्मनी से कभी कोई जॉब ऑफ़र आता है और उसमें आपको अराउंड बोला जाता है कि 75-80,000 यूरोज़ आपको सैलरी मिलती है, जो कि सुनने में काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है भी नेचुरली काफ़ी बड़ा अमाउंट, बट मे बी आप एक चीज़ कंसीडर कर लें कि उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं कि आपके इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, और साथ में ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि आप जर्मनी के किस रीजन में रहेंगे, किस सिटी में रहेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा। तो फ्रेंड्स, बताने का मतलब यही था कि यहाँ पे जो सैलरी पे जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये एक फैक्टर है जो आप नेचुरली अपने दिमाग में रख सकते हैं। बेशक जर्मनी में टैक्सेस हाई हैं, बट आपको किसी और वे से वो एक तरह से आपको रिटर्न हो जाते हैं। जैसे आपके यहाँ आपने सुना होगा कि यहाँ मोस्टली एजुकेशन फ्री है, आपको प्रेगनेंसी में पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो आपको किसी दूसरे तरीके से आपको रिटर्न हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपको कंसीडर करना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे आते हैं तो आपका क्या प्लान है, आपको कितना पैसा सेव करना है, या आपको अगर यहाँ पे सेटल होना है तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो बेसिकली इट्स योर डिसीज़न। तो हमने जो पॉइंट दिया उसमें ये था कि सैलरी पे टैक्स कितना लगेगा और कितनी सेविंग्स आप पर मंथ या पर ईयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जर्मनी में आपको मेड सर्विसेज बहुत रेयर मिलती हैं। अगर आप खाना बनाने के आदी नहीं हो, आप साफ़ सफाई करने के आदी नहीं हो, तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि जर्मनी में आपको ये सब चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। खाना भी बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मेड नहीं मिलती, मिल जाती हैं, बट
मेड सर्विसेज यहाँ बहुत महंगी हैं और उससे भी पहले आपको उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उनको बुलाने के लिए, और अपॉइंटमेंट भी कभी कभी बहुत लेट मिलती हैं। जर्मनी में आप मेड सर्विसेज उन केसेस में बुला सकते हो जब आपको कोई हार्ड ही क्लीनिंग करवानी हो घर की, आपको घर शिफ्ट करना हो, तब जब एंड में घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी होती है प्रॉपर, तब आप मेड को बुलाते हो। बिकॉज़ यहाँ रेगुलरली मेड को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे नॉर्मल एग्जांपल है खाना बनाना, तो अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो भी जर्मनी में आके सीखना पड़ता है। चॉइस तो है आपके पास, अगर आप रोज़ बाहर खा सकते हैं, थोड़ा महंगा होता है इवन, और रोज़ खाना शायद हेल्दी भी नहीं होता सबके लिए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि इस तरह के काम आपको जर्मनी में आके खुद ही करने पड़ेंगे। नो मेड सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी में ड्राइविंग का, कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलते हैं। तो जर्मनी में जो ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा टीडियस है। तो कुछ लोगों को शौक़ होता है कि जर्मनी में आए हैं, यहाँ की ऑटोमोबाइल्स काफ़ी फेमस हैं, वोल्क्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज़, पोर्शे, तो सबको शौक़ होता है कि हम गाड़ी चलाएं जाके। तो एक्चुअली कुछ महीने तक, आई थिंक 3 to 6 मंथ्स तक आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ उसके बाद आपको जर्मन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप इजीली इंडियन लाइसेंस को जर्मन लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका पूरा प्रोसेस है, आपको सम केसेस थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ती हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है जो कि कॉस्टली भी है, साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये बात आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आपको गाड़ी चलाने से पहले यहाँ पे पूरे एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़े, और उसके बाद एक टफ़ प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़े, और उसके बाद ही आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और कई बार हमने सुना होता है कि लोगों ने मेहनत भी की, ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई भी किया, क्लासेस भी ली, प्रैक्टिकल भी दिया, बट एंड में फ़ेल हो गए। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि आपको दोबारा वही क्लासेस लेनी होती हैं, आपको दोबारा टाइम देना होता है। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कई बार। तो जर्मनी में ड्राइविंग थोड़ा एक हार्ड प्रोसेस माना जाता है। और जो यहाँ का प्रैक्टिकल टेस्ट है ड्राइविंग का, उसमें पास परसेंटेज अराउंड 40 to 50% बोलते हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो पहले ट्राई में फ़ेल ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ के वेदर से रिलेटेड। आपने सुना ही होगा कि जो जर्मनी का वेदर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की विंटर्स की। तो जर्मनी की जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, ग्लूमी होती हैं, और यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। विंटर्स में काफ़ी जो विंटर का टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यहाँ अराउंड 7 से 8 महीने विंटर ही रहती है, और जो समर का टाइम है वो हार्डली 3 से 4 मंथ ही रहता है। और समर भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा 4 महीने समर रहेगा, उसमें भी 2 महीने ऐसे होते हैं कि कभी भी आपको इवन बड़ी जैकेटें भी पहननी पड़ सकती हैं। तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी हैं यहाँ समर्स भी। विंटर में जो दिन की टाइमिंग है वो 5 बजे तक ही है। आपको 5 बजे के बाद यहाँ टोटली अंधेरा दिखेगा। लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड होती है बाहर। और 5 बजे के बाद एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है जब हम सोचते हैं कि अब क्या करें अंदर आके। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा हार्श होता है विंटर का। और अभी आपको आप दिख भी रहे होंगे कि एकदम धूप थी और एकदम छाया होगी। तो इस तरह का ही मौसम जर्मनी में रहता है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। तो ये चीज़ें आप अपने एक तरह से दिमाग में कंसीडर कर सकते हैं कि जिस जगह आप मूव कर रहे हैं वहाँ का वेदर आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो एक पॉइंट जो हम अपने काफ़ी वीडियोस में रिपीट करते हैं वो है जर्मन लैंग्वेज। तो अगर तो आप जर्मनी कुछ टाइम के लिए विज़िट कर रहे हैं तो शायद आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, आपने जर्मनी में सेटल होने का सोचा है, तो डेफिनेटली लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आपको यहाँ के जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। आपको यहाँ रहना है, आपको लोगों से सोशलाइज़ करना है, आपको ऑफिशियल काम करने हैं। तो जर्मन लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में अगर आप जर्मनी में लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं। और इसमें मैं बोलूँगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इस केस में सीखना ही पड़ेगा। तो आपको जर्मनी आने से पहले ये चीज़ आप कंसीडर कर लें कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इस चीज़ में डिवोट करना पड़ेगा कि आप यहाँ की लोकल लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज अच्छी तरह सीख लें। और वैसे भी अगर आपको यहाँ अपने जॉब सेक्टर में भी ग्रो करना होगा तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज़ आप हर टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ अपनी जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकते, बिकॉज़ यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो हमारे हर ब्लॉग में ये एक तरह से आपको सजेशन होता है, टिप होता है कि जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे मस्ट है। तो फ्रेंड्स, और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको जर्मनी का थोड़ा प्रोसेसिंग है वो किसी मामले में स्लो लगेगी, यहाँ के लोग आपको वेलकमिंग नहीं लगेंगे, थोड़े हार्श लगेंगे।
तो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकते हैं, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनके मुंह पे कोई ब्लंटली बोले। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस यहाँ हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जर्मनी शिफ्ट नहीं हो सकते। ये तो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बट जो हमने पहले कुछ फैक्टर्स बताए, बेशक आप उनको कंसीडर करके ही जर्मनी में मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपको वीडियोस के नए अपडेट्स चाहिए। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय। आपने सुना ही होगा कि जर्मनी का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर एक टाइम आपको धूप दिख रही है तो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टाइनी स्पेस में।